हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेस के बारे में। ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अगर सपोज करो हम एक पर्टिकुलर रॉड ले और उस रॉड को अगर हम लोग हीट करते हैं, ये सॉलिड है, सॉलिड रॉड है, उसको हम हीट करते हैं। मान लेते हैं हमने एक मेटल का रॉड लिया और उसको हीट करते हैं, तो हमको पता है कि ये मेटल का रॉड जो है वो एक्सपैंड होगा हीट करने पर। लेकिन अगर मान लो इसको हम हीट कर रहे हैं और इसको एक्सपैंड होने से रोक दिया जाए, तब क्या सिचुएशन क्रिएट होगा। जैसे कि मान लो ये दो वॉल के बीच में रॉड लगाया गया है, यहाँ पे एक वॉल है और यहाँ पे एक वॉल है, उन दो वॉल्स के बीच में इन रॉड को लगा रखा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका रॉड है, ये इस तरीके से, एक सेकेंड है, इस तरीके से दो दीवारों के बीच में इस रॉड को फिक्स किया हुआ है। और अगर सपोज करो हम लोग ने दो वॉल के बीच में इस रॉड को फिक्स कर दिया और उसके बाद हम हीट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो रॉड है वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में दीवार आ जा रही है और दीवार दोनों तरफ से इसके एक्सपेंशन को रोक रही है। इस केस में होगा क्या कि ये ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेंशन की वजह से जब आप इसको हीट करोगे तो एक्सपेंशन की वजह से इसको पुश करेगा और इस दोनों वॉल को दोनों तरफ से पुश करेगा। और वो पुश करेगा लेकिन वॉल अपने जगह से हिलने से रहा, जितना पुश ये करेगा उतना ही वॉल भी इसको अंदर की ओर पुश करेगी और वॉल भी उसके ऊपर एक अंदर की ओर फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है। और इस फोर्स के वजह से ये एक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है, जिसके वजह से इसके अंदर एक कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन आ जाता है। स्ट्रेन का मतलब आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने पढ़ा था कि अगर सपोज करो लेंथ में चेंज आता है तो उसको हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। और स्ट्रेन का फॉर्मूला वहां पे था डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो ये स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पे एक कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वॉल से जो फोर्स आ रहा है वो उसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। और ये कॉम्प्रेशन स्ट्रेन इसके अंदर प्रोड्यूस होता है क्योंकि इसके ऊपर एक्सर्ट होता है स्ट्रेस। क्यों स्ट्रेस एक्सर्ट हो रहा है, समझ गए ना। आप इसको हीट करोगे, ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा पर हो नहीं पाएगा, क्योंकि वॉल है तो वॉल को पुश करेगा, तो वॉल भी इसे उतना ही फोर्स से दबाएगा और इस फोर्स की वजह से इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। दैट इज योर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इतना स्ट्रेन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। अब देखो, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, ये भी हम देख चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, फोर्स अपॉन एरिया। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसको स्ट्रेस बोला जाता है। अब ध्यान रहे कि ये स्ट्रेस जो है किसी फोर्स, हम बाहर से किसी ऑब्जेक्ट से खींच नहीं रहे इसको, बल्कि हो क्या रहा है कि हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और इसकी वजह से ये फोर्स जनरेट हो रहा है और इसके वजह से ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। क्योंकि ये स्ट्रेस हीट देने की वजह से जनरेट होता है, इस केस में हम लोग इसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। और ये थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका एफ अपॉन ए। लेकिन हम लोग को पता है कि भाई इसका अगर मैं यंग्स मॉड्यूलस की बात करूं, क्योंकि हमारे पास ये जो वायर है, वायर अगर सपोज करो किसी चीज़ का लेंथ इंक्रीज होता है तो हम वहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करते हैं। तो ऐसे लेंथ के केस में अगर हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो वहाँ हम यंग्स मॉड्यूलस की बात करते हैं। अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो हम हमेशा यंग्स मॉड्यूलस की बात करते हैं। और हम लोग को पता है यंग्स मॉड्यूलस का वाई का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज सिंपली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वाई, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन हो जाएगा। यही आपका थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस वाई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन में हम देख चुके हैं कि ये जो डेल्टा एल अपॉन एल है, इसका वैल्यू होता है अल्फा डेल्टा टी, है ना। ये फॉर्मूला हम बार बार देख चुके हैं, कर चुके हैं। डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वहां पे एल नॉट था, ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपल से एल लेके रखा हुआ है, पर मीनिंग वही है कि ओरिजिनल लेंथ है नीचे। तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस रॉड का, और डेल्टा टी जो है वो उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा एल अपॉन एल की जगह पे वाई डेल्टा अल्फा डेल्टा टी लिख दें तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा स्ट्रेस का वाई अल्फा डेल्टा टी, और यही आपके थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है। सो फाइनली जो बॉडी पर थर्मल स्ट्रेस एक्सपीरियंस हो रहा है बॉडी द्वारा, उसका फॉर्मूला क्या आ गया बता, वाई अल्फा डेल्टा टी। नाउ थर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज वाई अल्फा डेल्टा टी। और अगर हम इस एरिया को वहां भेज दे तो आपको एफ का वैल्यू मिल जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय ए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप रॉड को हीट करोगे तो वो वॉल की तरफ से इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इतना स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा, और इसी को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज अ स्टील रॉड विथ वाई यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसका अल्फा का वैल्यू दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, एंड लेंथ 4 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 400 डिग्री सेल्सियस विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड, मतलब उसको एक्सटेंड नहीं होने दिया जा रहा है। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का ही क्वेश्चन है ये। द टेंशन प्रोड्यूस इन द रॉड इज x × 10⁵ न्यूटन, और हमको x ढूंढना है। यहाँ पे टेंशन का मतलब फोर्स ही होता है, रॉड में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है या फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वही हम लोग को ढूंढना है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि थर्मल स्ट्रेस एफ अपॉन ए का फॉर्मूला क्या था हमारा, वाई अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो यहाँ पे एफ हो जाएगा आपका वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, और यही आपका टेंशन है, दिस इज नथिंग बट टेंशन। तो यही वाई आपको ढूंढना है और यही एफ आपको ढूंढना है, फोर्स। तो वाई का वैल्यू 2 × 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इज 10⁻⁻5, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को 0 से 400 डिग्री सेल्सियस तक चेंज किया गया, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है यहाँ पे, 400 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज कर दिया गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, लेंथ की मुझे लगता नहीं की जरूरत है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज सी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और 10⁻² का 10⁻⁴ हो जाएगा। सो 10 × 10⁻⁴ ये आपका एरिया आ गया। ओके, अब बस आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपको फोर्स न्यूटन में मिल जाएगा क्योंकि सारे एसआई यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये तीन यहाँ पे चले गए, 3 का पावर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, मतलब 4 2 8 × 10⁵ आ गया, 10⁵ न्यूटन। तो यहाँ पे दे रखा है टेंशन प्रोड्यूस इन द रॉड इज x × 10⁻⁵, तो ये एक्चुअली में x × 5 है, 5 न्यूटन है। तो x की जगह पे आपका 8 आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू 8 है, दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पिछला वाला क्वेश्चन जो था ये अभी के 2021 के जेडब्ल्यू का क्वेश्चन था, और ये भी जेडब्ल्यू का ही क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेन का क्वेश्चन। अ स्टील रेल ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपैंडिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ व्हाइल द टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अगेन एक्सपेंशन रोका जा रहा है, मतलब इसको थर्मल स्ट्रेस महसूस होगा। अल्फा का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, आपको फोर्स अगेन निकालना है। तो सेम फॉर्मूला से आपका आ जाएगा वाई एफ इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए। वाई का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2 × 10⁻11, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ देखो केल्विन इनवर्स हो या डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो, आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आप सेम चीज यहाँ पे उतार सकते हो। 1.2 × 10⁻⁵ वाई अल्फा आ गया, डेल्टा टी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आपका 10 आ जाएगा। ओके, एंड फिर यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 40 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली आप देख सकते हो, मैं इसका यहाँ पे 1 दे दूँ तो ये 12 हो जाएगा, 12 2 24 लिख लेता हूँ यहाँ पे। 10⁻10 में से 5 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 5, और 5 में से 4 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10, सॉरी 5 में से 4 गया तो बच जाएगा यहाँ पे 1,
तो ये 100 और 10⁻³ और इंटू 4 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। नाउ 24 इंटू 4 आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 4 से 16, 4 से 9, 96 इंटू 10⁻³। अब यहाँ पे इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, कैलकुलेशन कर लेना। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर आप देखोगे तो 96 को अगर आप 100 मान के चलो तो 100 इंटू 10⁻³ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका 10⁻5 न्यूटन आ जाएगा एंड दैट इज ऑप्शन बी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक इज 0.01 मीटर स्क्वायर। ये भी जेडब्ल्यू का ही क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेन का। टेम्परेचर वेरिएशन, देखो रेलवे ट्रैक का एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर है। आपको पता है कि रेलवे ट्रैक को भी अगर रेलवे को अगर सपोज करो, आपका जो रेलवे ट्रैक होता है, रेल होता है, उसको अगर आप हीट करोगे तो वह एक्सपैंड होता है। इसलिए आपको पता है कि अगर आप दो रेल की बात करें हम लोग, तो दो रेल के बीच में हमेशा थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है ताकि इसको एक्सपैंड होने का मौका मिले, क्योंकि आप इसको जोड़ दोगे तो एक्सपेंशन की वजह से यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि ये मेटल का होता है और मेटल अच्छे से एक्सपैंड होता है हीट करने पर, तो गर्मी के टाइम पे या फिर जब उसके ऊपर ये ट्रेन चलती है तो हीट की वजह से ये एक्सपैंड हो सकता है। इसलिए हमेशा रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, दो रेल ट्रैक के बीच में हमेशा थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड अगर होते भी है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो यहाँ पे देखो रेलवे ट्रैक का ही क्वेश्चन दिया है आपको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक इज 0.01 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया दे रखा है, टेम्परेचर वेरिएशन 10 डिग्री सेल्सियस है और अल्फा का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर इन द ट्रैक इज, आपको यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया है। नाउ से ये एक्चुअली दो चैप्टर का मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, एक तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और दूसरा हम जो थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। देखो हमने वहां पे देखा था, हमने इक्वेशन था हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने स्ट्रेन एनर्जी कहा था, उसका फॉर्मूला हमारे पास था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला था। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे पास क्योंकि y का वैल्यू अवेलेबल है तो हम y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ले लेते हैं और यहीं से हम लोग को पता है कि स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा y इंटू स्ट्रेन। ये वाला वैल्यू उठा के ऊपर डाल दो तो आपको u बाई वी का वैल्यू मिल जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस की जगह पे हम y इंटू स्ट्रेन लिख देते हैं, y इंटू स्ट्रेन और मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ना सही, यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या गया है, एनर्जी पर मीटर, एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर मतलब कि एनर्जी अपॉन लेंथ चाहिए हमको। ना सी, अगर आप ट्रैक को थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, जैसा भी ट्रैक हो, अगर इसको हम मान के चल सकते हैं कि एक क्यूबॉइडल शेप का ट्रैक है आपका इस तरीके से, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ। अगर क्यूबॉइडल शेप का हम मान के चले तो वॉल्यूम क्या होगा, इस बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसका लेंथ, यही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो हम वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये लेंथ स्मॉल एल लेते हैं हम लोग, ओरिजिनल लेंथ जो भी इसका है ये एल है, ओके। इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, इस एरिया वाले पार्ट को वहां पे भेज दो तो u का वैल्यू हो जाएगा u अपॉन एल, यानी कि एनर्जी पर मीटर दैट इज एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा ये यहाँ जाके। बस यही वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, पर हम लोग को डेल्टा एल अपॉन एल दिया नहीं है, लेकिन हम लोग को ये पता है कि डेल्टा एल अपॉन एल दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है, थर्मल एक्सपेंशन में हम पढ़ चुके हैं। तो बस यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी डाल दो, आपको u बाय एल का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ y अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर इंटू ए। सारे वैल्यूज आपको दे रखे हैं, y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻11, अल्फा का वैल्यू दे रखा है 10⁻5 और चेंज इन टेम्परेचर मतलब कितने से चेंज किया गया है 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका 0.01, इसका सरफेस एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो ये आपका हो जाएगा 10 हाफ इंटू 10⁻11, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये हो जाएगा आपका 10⁻4, 10⁻4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा, इसको 10⁻2 ले लेते हैं, राइट। अब देखो 10⁻10 होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा सिर्फ, और 10 डिवाइडेड बाई 2 आपका 5 आ जाएगा। तो u बाय एल इज नथिंग बट जूल, 5 जूल पर मीटर, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 5 यहाँ पे, राइट। एक और टॉपिक यहाँ पे है आइसोट्रोपिक एंड नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड्स।
देखो स्टूडेंट्स, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स का मतलब ये होता है कि जिन सॉलिड्स में आपका हर डायरेक्शन में जो भी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं वो सेम रहे। अगर हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होता है तब हम उसको आइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, जैसे मान लो इसको मैं खींचूं तो इस डायरेक्शन में इसका इंक्रीमेंट, जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं हीट करता हूं तो हीट करने पे अगर वो हर डायरेक्शन में एक जैसा एक्सपैंड हो रहा है तब तो मैं उसको आइसोट्रोपिक सॉलिड बोलूंगा। ऐसा भी हो सकता है जब आप उसको हीट करो तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा एक्सपैंड हो, ऊपर वाले डायरेक्शन में कम एक्सपैंड हो, इस वाले डायरेक्शन में थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड हो। तो अगर कोई सॉलिड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से एक्सपैंड हो रहा है और अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, मतलब सॉलिड की प्रॉपर्टीज उसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन के हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ऐसे केस में हम उसको नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड्स बोलेंगे। और नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड अगर है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो मैं हीट करूंगा तो हो सकता है एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा एक्सपैंड हुआ हो, वाई डायरेक्शन में कम एक्सपैंड हुआ हो। ऐसे केस में हमको एक थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे लाना है, वो चेंजेस आप नोट डाउन कर लेना। देखो, हमने जो चीज़ें अभी पढ़ी थी वो आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए पढ़ा था। तो अगर हमारे पास आइसोट्रोपिक सॉलिड्स हैं तो हम लोग को पता है सॉलिड्स के हम अल्फा बीटा गामा तीनों चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ऐसे केस में हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था कि बीटा जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है और गामा जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। लेकिन ये सिर्फ आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए वैलिड है क्योंकि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन एक जैसा हो रहा है। लेकिन अगर सपोज करो वो नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड है नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड, तब इस केस में आपको थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करना होगा। वो क्यों, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक क्यूब है और ये क्यूब जो है वो नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड है। इसमें मैं डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग। इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन जो आपका है वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हो गया। ऊपर वाले डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये आगे वाले डायरेक्शंस की हम बात करें तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। अब देखो, अगर तुम इसको हीट करोगे और अगर ये नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड है तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर बढ़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर भी 1 सेंटीमीटर बढ़े और आगे इस डायरेक्शन में भी 1 सेंटीमीटर बढ़े। हो सकता है कि यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ कम बढ़े और यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो अगर अलग अलग डायरेक्शंस में इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है तो हमको हर एक डायरेक्शन की इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि हम अलग अलग डायरेक्शन में इसका लेंथ कितना एक्सपैंड हुआ है ये चेक कर रहे हैं। लेंथ कितना एक्सपैंड होगा ये डिपेंड करेगा इसके अल्फा के वैल्यू पे, क्योंकि अल्फा क्या है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट। अब अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब डेफिनेटली इसका अलग अलग डायरेक्शन में अल्फा का वैल्यू अलग अलग है। जिस डायरेक्शन में अल्फा का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होगा। तो हम मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में इसका जो अल्फा का वैल्यू है वो अल्फा 1 है। वाई डायरेक्शन में मतलब ऊपर नीचे के डायरेक्शन में इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू अल्फा 2 है, और जेड डायरेक्शन में अगर अल्फा 3 है तो यहाँ पे देखो, अगर आप सपोज करो हम गामा की बात करें तो गामा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो तीनों सेम होता तो 3 अल्फा हो जाता, लेकिन क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपेंशन अलग अलग हो रहा है तो गामा का वैल्यू इस केस में हम क्या करेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 ले लेंगे। और अगर मान लो हमारे पास एक मेटल का प्लेट है और इस प्लेट को अगर आप हीट कर रहे हो और इस डायरेक्शन में इसका इंक्रीमेंट जो है वो अल्फा 1 की वजह से हो रहा है और ऊपर वाले डायरेक्शन में अल्फा 2 के हिसाब से हो रहा है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक्स डायरेक्शन में अल्फा 1 है और वाई डायरेक्शन में अल्फा 2 है। तो ये मेटल प्लेट अगर अल्फा 1 ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा इंक्रीज होगा और ये कम इंक्रीज होगा, अगर अल्फा 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। अगर एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ऐसे केस में बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगा। एंड सिंपल से बात है कि अगर ये आइसोट्रोपिक सॉलिड हुआ तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सबके वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे अल्फा अल्फा डालोगे तो ये 2 अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे 3 अल्फा हो जाएगा। तो
आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आइसोट्रोपिक सॉलिड नहीं है, नॉन आइसोट्रोपिक है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन आपके जेडब्ल्यू में ही आया था, जेडब्ल्यू मेन के एग्जाम में, देख लेते हैं। अ नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज, नॉन आइसोट्रोपिक है, 5 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 × 10⁻⁵ है, तो इसको हम लोग अल्फा 1 ले लेते हैं, और अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस इट इज 5 × 10⁻⁶, और अल्फा 2 और अल्फा 3 दोनों का वैल्यू y और z के अलॉन्ग कितना हो गया, 5 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ओके, इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज c × 10⁻⁶, मतलब उन्होंने कहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर c × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए कि c का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आपको c का वैल्यू ढूंढना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नॉन आइसोट्रोपिक है, तो इसका मतलब ये अल्फा हो जाएगा, सॉरी गामा हो जाएगा, अल्फा 1 + अल्फा 2 + अल्फा 3, तीनों को ऐड कर दो। अल्फा 1 का वैल्यू 5 × 10⁻⁵ होगा, अल्फा 2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁶ + 5 × 10⁻⁶, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको 50 कर दो आप, 50 कर दोगे तो 50 × 10⁻⁶ हो जाएगा, +5 + 5 10 हो जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 + 10 60, 60 × 10⁻⁶, तो ये आपका 60 आंसर आ जाएगा सी का, क्योंकि c × 10⁻⁶ देके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 60 × 10⁻⁶ आ रहा है। ठीक है, सो 60 इज योर आंसर, c इज 60। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे पूछा जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।